हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो ये दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए जीके की वीडियो सीरीज चल रही है जिसके ये आज डे 5 है। इसके अंदर जो एसएससी के लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनको एनालाइज करके करते हुए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं और टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हो और इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इसको एज ए गाइडेंस की तरह लीजिएगा आप। जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहिए। ये सिर्फ गाइडेंस की वीडियो है ताकि आपको पता चले कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही ट्रैक पे चल रही है। और अगर आप सही नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो के थ्रू आप अपनी जो प्रिपरेशन उसको सही ट्रैक पर ले जाए। ये मेरा सीजीएल का स्कोर कार्ड है, ये देख सकते हैं आप, रॉ स्कोर और ये नॉर्मलाइज स्कोर। अब ये पहला क्वेश्चन है, बाय विच अथॉरिटी कैन एन इंडियन स्टेट बी डिवाइडेड और इट्स बाउंड्री अल्टर्ड। मतलब जो कोई सी इंडिया स्टेट है उसकी जो बाउंड्री है उसको चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तोड़ने या उसको सीमा को बदलने का अधिकार किसके पास है? तो ये किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है अधिकार, मतलब संसद के पास ये अधिकार है। ये बेसिक क्वेश्चन है। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आपको याद होने चाहिए। जैसे आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना। अगर किसी भी राज्य की हमें नया राज्य बनाना है तो उसके लिए आर्टिकल 2 के अंदर प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 3 में क्या है कि जो एग्जिस्टिंग राज्य है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसकी हमें अगर बाउंड्री को चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो वो आर्टिकल 3 में बताया हुआ है। और आर्टिकल 4 में ये बताया हुआ है जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, वो आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट है उसके तहत नहीं माने जाएंगे। ये नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी से हो जाएंगे। अभी आ गए आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये अच्छे से पढ़ लो। तमिलनाडु का ट्रेडिशनल जो विंड इंस्ट्रूमेंट है वंशी, वो वो किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है? तो वो फ्लूट है। पैरट डांस जिसको सुगा डांस भी बोलते हैं, कौन से स्टेट का है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। बेंग बुंग ये एक मीजो इंडिजीनियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और इसकी अभी नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी वर्जन भी मैंने दे रखा है, तो अभी वेट कीजिए आप। इंस्ट्रूमेंट किसके सिमिलर है? तो वो जाइलोफोन के सिमिलर है। इंडिजिनस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर स्थान का स्थानिक जो होता है, मतलब वो उसी जगह पाया जाता है एक तरीके से। ट्रेडिशनल पपेट डांस जो कि तमिलनाडु का है, वो कौन सा है? वो बोमोलट्टम है, जिसमें रामायण महाभारत के बारे में बताया गया है। मंगल फोक जो ट्रेडिशनल सॉन्ग है वो कहाँ के है? उत्तराखंड के है। स्नो लायन कहाँ का डांस है? सिक्किम का डांस है। अभंग वानी ये कहाँ का फोक सॉन्ग है? यूके का है, मतलब उत्तराखंड। झोरा फोक डांस कहाँ का है? उत्तराखंड है। लास्ट वाली पीडीएफ में मैंने आपको एक पेज दिया था, वीडियो में एक पेज बताया था, उसके अंदर भी ये वाला डांस दे रखा है, जोरा वाला। और ये सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट है। लक्षद्वीप का जो डांस है जिसको शील्ड डांस भी बोलते हैं, वो क्या नाम है उसका? परिचाकाली है। पाइप इंस्ट्रूमेंट जो कि दिमसा ट्राइब है असम के अंदर वो यूज करती है, तो वो क्या है? मुरी है उसका नाम। बाकी ये हिंदी के अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तमिलनाडु का पारंपरिक जो कि पवन वाद्य यंत्र है वामसी, वो क्या है? बांसुरी है। तोते नृत्य जिसको सुवर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। बेंग बंग एक मीजो स्वदेशी संगीत वाद्य यंत्र है जो कि जाइलोफोन की तरह समान है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। हु वॉज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ 10th 5 ईयर प्लान? 10th 5 ईयर कब से कब तक थी? आपको पता होना चाहिए, 2002 से 2007 तक। तो वो थे केसी पंत, उपाध्यक्ष केसी पंत। और एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से 5 ईयर प्लान के बाद से जो कि पब्लिक सेक्टर पे कम ध्यान देना स्टार्ट हुआ या फिर पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देना ज्यादा स्टार्ट किया गया? तो वो 9th 5 ईयर प्लान थी। 5 ईयर प्लान। अब ये 5 ईयर प्लान के इम्पोर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहले जैसे सबसे पहले तो आपको टाइमिंग याद होनी चाहिए। तो ये जो टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट का है 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66, मतलब 5-5 साल जोड़ने हैं। फिर उसके बाद हॉलीडे प्लान आ जाता है 66 से 69 तक, फिर 5 साल जोड़ोगे, फिर 74 से 78। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन सी 5 ईयर प्लान सिर्फ 4 साल चली थी? तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है। रोलिंग प्लान 78 से 80। पहले हॉलीडे, हॉलीडे के बाद रोल बन गया, रोल खाली एक तरीके से, इस तरीके से याद कर सकते हैं 78 से 80, फिर 85, फिर 7, फिर 2 एनुअल प्लान हुए 1990 से 1992। फिर उसके बाद 5-5 जोड़ते रहोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि 1, 2, 3 5 ईयर प्लान में कौन पीरियड पीएम था? पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। 5, 6 और 4, 5, 6 तक इंदिरा गांधी, 7th में राजीव गांधी, 8 में पीवी नरसिम्हा राव, 9 और 10 में अटल बिहारी वाजपेयी, 10 और 11 12 में मनमोहन सिंह। ये आपको याद होना चाहिए। अब अब आती है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इसके अंदर ज्यादा फोकस किया था एग्रीकल्चर पे। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हुआ था। डैम बनना स्टार्ट हुए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। टारगेट था 2.1, अचीव हुआ 3.6। ये टारगेट आपको एज इट इज याद होना चाहिए। 5 IIT भी फर्स्ट 5 प्लान में बने। जो लोकसभा के जनरल इलेक्शन है वो भी पहली 5 ईयर प्लान में ही हुए थे। और ये बेस्ड था हरोड डोमर मॉडल पे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, आपको याद होना चाहिए। अब आती है दूसरी 5 ईयर प्लान। इसमें हैवी इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फोकस किया गया। लाइसेंस राज स्टार्ट हुआ था 1956 पे। और ये पीसी महलों ने भी इस मॉडल पे हुआ था। ये मैंने कैसे याद करा? पीसी 2 अल्फाबेट है इसके अंदर, तो मतलब सेकंड 5 ईयर प्लान। अब है थर्ड 5 ईयर प्लान। इसका टारगेट था 56, अचीव हुआ 2.8, मतलब बिल्कुल आधा, तो एक तरीके से फेलियर थी। सेल्फ रिलायंट सेल्फ जनरेटिंग जो है, इसका एक तरीके से मोटो था। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1965 भी थर्ड 5 प्लान में बनी थी। फोर्थ 5 ईयर प्लान रुद्र एलन मॉडल था। और बफर स्टॉक भी इसी के टाइम हुआ था। ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, आपको याद होना चाहिए। और ग्रोथ प्रोन एरिया प्रोग्राम भी फोर्थ 5 ईयर प्लान में आया था, ये आपको याद होना चाहिए। अब आता है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। इसमें डीपी धर मॉडल था। ये मैंने कैसे याद करा था? फिफ्थ मतलब हमारे हाथ में 5 उंगली होती है, तो 5 उंगली से हम क्या कर सकते हैं? किसी के धर सकते हैं, तो मतलब धर मॉडल हो जाएगा। और जब किसी के हम धर देंगे तो उसकी जो जितनी भी नीड्स है वो कितनी हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। तो मतलब मिनिमम नीड प्रोग्राम भी या तो मिनिमम हो जाएगी या 20 हो जाएगी, मतलब कि कोई फिक्स हो जाएगी। ये भी फिफ्थ 5 ईयर प्लान में हुआ था। और इसका जो था गरीबी हटाओ, एक तरीके से ऑब्जेक्टिव था। टारगेट था 4.4 से 4.8। आरआरबी इसी टाइम में सेटअप हुए गए थे। वो वुमेन एम्पावरमेंट भी फिफ्थ 5 ईयर प्लान में हुआ था। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी फिफ्थ 5 ईयर प्लान में हुए थे। ये सब के सब पॉइंट प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने सारे पॉइंट बता दिए। अब आता है सिक्स। इसमें रूरल लैंडलेस गारंटी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1983 में। और आईआरडीपी ये 1980, ये ऑलमोस्ट 78 के आसपास आया था। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सिक्स 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुई थी। अब आती है सेवंथ 5 ईयर प्लान। इसमें दो ये चीज इंपॉर्टेंट है, FWP फूड वर्क और प्रोडक्टिविटी इसका ऑब्जेक्टिव थे, ये याद रख लेना। अब आता है एट्थ 5 ईयर प्लान। इसका जो ऑब्जेक्टिव है एक तरीके से इंडिकेटिव प्लानिंग था, ये याद रख लेना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाइक लिबरलाइजेशन भी एट्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे आई थी। एट्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या है? 1992 से 1997, याद कर लेना। नाइन्थ का जो ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस था। 10th 5 ईयर प्लान का जो है ग्रोथ 7.6 थी, याद कर लेना। और इसका एम था रेज पर कैपिटा इनकम। 11th का जो मोटो था रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। 12th का था फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट लॉज फॉर्मूला। अब जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपको बेसिक सा पता होना चाहिए, और ये मैं लिखवा भी नहीं रहा, बस आपको पता होना चाहिए। दो लॉ होते हैं। पहला, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय, मतलब एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना डेस्ट्रॉय किया जा सकता। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाता है न्यूटन्स के लॉ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहला होता है फर्स्ट लॉ। इसका मतलब होता है अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, मतलब चल रही है तो चलती रहेगी, अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, जब तक अनटिल और अनलेस उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। ये हो जाता है पहला। अब आ जाता है सेकंड। सेकंड यह होता है फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास और उसके एक्सेलरेशन पे। मतलब जितना ज्यादा किसी चीज में मास होगा उसमें उतनी ज्यादा फोर्स होगा, या फिर एक्सेलरेशन होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। जैसे यहाँ से कार आ रही है, अगर बहुत, मैं कह रहा हूँ 10 की स्पीड से आ रही है और आपको टक्कर मारती है, तब कुछ फोर्स लगेगा। और एक तरीके से कार आ रही है 40 की स्पीड से, एक्सेलरेशन उसमें 40 है, तो एक्सेलरेशन एक ही वैल्यू ज्यादा होगी, तो मतलब अब फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगा। तो ये होता है सेकंड लॉ। अब आता है न्यूटन का थर्ड लॉ। ये इजी है। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कोई भी, जितनी तेजी से हम दीवार पे बॉल मारोगे वो उतनी तेजी से वापस आ जाएगी। इस चीज को बोलते हैं थर्ड लॉ। ये बेसिक चीज आपको
पता होनी चाहिए। अब आता है एक फॉर्मूला, ये ना एसएससी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने बता दिया। जैसे P बराबर इंटू वी। P क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी के। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग के। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। ये लास्ट क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन बनता है, जैसे अगर एरिया बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा? तो देखो, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स नीचे है, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम लगेगा। इसीलिए जो बैग की तनी होती है, जब हम स्कूल में लेके जाते थे, तो वो जो बैग की तनी है वो मोटी होती थी, एरिया उसका ज्यादा होता, जिसकी वजह से हमारे कंधों पे प्रेशर कम पड़ेगा। ये लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, ये पढ़ लेना। अब था इंपॉर्टेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस जो रिपोर्ट इंडेक्स है उसका जो है, इंडिया की रैंक है 118। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 96। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2014 में इंडिया की रैंक है 39। और 2025 में जो रैंक है वो 41 है, लेकिन एग्जाम में 39 वाला पूछा गया था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जो रैंक है 77 है। ग्लोबल पीस वाली जो रैंक है 115 है। जेंडर गैप 129। ह्यूमन डेवलपमेंट 130। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है 102। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 151। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 38। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 10। और इसकी जो इम्पोर्टेंट वाली फ्रीक्वेंसी है वो इस तरीके से है, मतलब पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर कम, फिर कम, फिर कम। और रेड वाले तो है, मतलब आपको रट लेने हैं। अब आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स दोबारा। रेड वाले जितने भी है वो आपको याद होने चाहिए। द गोपी डायरी फाइंडिंग लव्स, ये लिखी है सुधा मूर्ति ने। पिंजर लिखी है अमृता प्रीतम ने। फ्रॉम हेवन लेक ट्रेवल थ्रू सिंकिंग एंड तिब्बत, ये विक्रम सेठ ने लिखी है। द नेम सेक, झुम्पा लहरी। सेक का मतलब एक तरीके से शेख हिलना, और लहरी का मतलब हिलना, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। लव इज और राइट एंड म्यूजिंग, विनीता दावर नांगियान। अबव एवरेज लिखी है अमिताभ बागची ने। इन एन एंटिक लैंड लिखी है अमिताभ घोष ने। बाकी ये पुरानी है, आप रिवीजन कर सकते हैं, मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ ये सारा कुछ। द हाउस होल्डर, ये बुक लिखी है अमिताभ बागची ने। ये लास्ट क्लास में सब कुछ करा चुका हूँ, तो अच्छे से आप खुद रिवीजन कर लेना। अब आती है स्कीम्स। यह धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ये कब लॉन्च हुआ, मतलब कहाँ पर लॉन्च हुआ था? एग्जाम क्वेश्चन ये था, तो वो झारखंड में लॉन्च हुआ था। पीएम युवा 2.0 ये किससे रिलेटेड है? तो ये मेंटरिंग यंग ऑथर्स, मतलब जो यंग ऑथर्स है उनको मेंटर करने के लिए है। इसकी फुल फॉर्म ही है, अगर आपको पता होगी तो भी आप आंसर ही लगा सकते थे। यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर, इस तरीके से। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन कौन सी मिनिस्ट्री देख रही है? ये नोडल मिनिस्ट्री है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। बाकी ये सारा कुछ पुराना है, पीडीएफ का। पुरानी पीडीएफ भी ये वीडियोस में समझा चुका हूं, देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अब रहती है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू। रेड का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी अब वैसे तो आपको ना सारे जितने भी स्टेट से सीएम और गवर्नर आपको याद होने चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो फिलहाल ये जो मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताता हूँ, पहले ये कर लो। जैसे सीएम ऑफ एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू। सिक्किम की प्रेम सिंह तमंग। हरियाणा के नयाब सिंह सैनी। गवर्नर है असीम कुमार घोष, ये याद कर लेना। सीएम ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन। उड़ीसा के मोहन चरण मांझी। एमएच मतलब महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, ये तो आपको एज इट इज ये नॉर्मल याद ही हो जाएगा। गोवा के प्रमोद सावंत। गवर्नर है पुष्पति अशोक गजपति। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख कविंदर गुप्ता। सीएम ऑफ जे एंड के उमार अब्दुल्ला। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। हेड ऑफ आईएआरआई चिरुकमली श्रीनिवास राव। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा। डीजी ऑफ एनसीबी अनुराग गर्ग। फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ एएसआई देवाला मित्रा। एडीसी प्रेसिडेंट एदे कैंप टू प्रेसिडेंट यशस्वी सोलंकी। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आ गए हैं, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी ये कब इंट्रोड्यूस की गई? तो ये 2000 में इंट्रोड्यूस की गई। और किस ईयर ने सेबी ने जो है फॉर्मुलेट करे थे इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन? तो वो 1992 में करे थे। अब एक हिंदी का इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन किस वर्ष बनाया गया था? तो 1992। अगर कुछ भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो और आपको कुछ समझ ना आए तो 1991 के आसपास जो होगा उसे एक तुक्का मारने का है, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क, मोस्टली ये सही होता है, बाकी आपकी मर्जी जैसा आपको ठीक लगे। और सेबी का ये फॉर्मेशन कब हुआ? 88 में हुआ था। इसको स्टेटस जो स्टेटस है 92 में मिल गया था। इसका जो हेड है, हेड कौन है? तुहिन कांत
पांडे। ये आपको बेसिक चीज याद होनी चाहिए। और चरक संहिता किसमें रिलेटेड है? मेडिसिन, आयुर्वेद में। जो चाइल्ड बजट है वो कब आया था? 2008-2009 में आया था। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अब आए थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। इसमें जो है इंडस्ट्रीज को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। उसके बाद आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर द बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म। इसमें जो है इंडस्ट्रीज को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। इसमें 17 थी, इसमें इंडस्ट्रीज 12, इसमें बाकी जो बच गई वो इसके अंदर थी। इसमें 17 जो इंडस्ट्री थी वो पब्लिक थी, इसमें प्राइवेट प्लस पब्लिक, और बाकी जो बची वो सारी की सारी प्राइवेट के हाथों में। इसमें मोस्टली ना लाइसेंस राज पे फोकस किया गया था, मतलब अगर किसी को कंपनी खोलनी हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, इसलिए इसे लाइसेंस राज भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में। तो इसमें रिफॉर्म्स लाए गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नरसिम्हा राव, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह। ये आपको याद होने चाहिए। बाकी आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। और इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स के लिए और एग्जाम्स की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अब जो स्लाइड्स आएगी वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पज के लिए रहेगी, उसको पॉज करके आप खुद पढ़ो, क्योंकि मैं पुराने वीडियोस में उन्हें करवा चुका हूँ, तो वो आपके सिर्फ रिवीजन के लिए है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।